कल्चर, इन सब पे इनका ज़्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल, अमेरिकन फर्स्ट का उन्होंने जो है अपने संबोधन में, पहले संबोधन में नारा दिया और उससे पहले भी उन्होंने इसकी बात कही थी। हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी भी जुड़े हुए हैं। जोशी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप फॉलो कर रहे हैं इलेक्शंस को, ये जिस तरह की जीत दिखाई दी है अपेक्षित थी, काफ़ी कड़ी टक्कर बताई जा रही थी, कई मायनों में ये चुनाव जो है वो ऐतिहासिक भी लग रहा था। अब ये जो संबोधन की जो खास बातें हैं, इनको किस तरह से समझाना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी तो ये जो जीत है ये अपेक्षित नहीं थी। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा है और दरअसल कमला हैरिस जब से डेमोक्रेट की उम्मीदवार बनी थी तब से एक नरेशन ये सामने आ रहा था कि दोनों के बीच में काफ़ी कड़ी टक्कर है, लेकिन ऐसी टक्कर अब देखने को नहीं मिली है। खासकर स्विंग स्टेट्स की अगर बात करें तो तकरीबन सभी स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। अब मोटा मोटी हम कहें तो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया है, उन्होंने कहा कि वो 315 इलेक्टोरल कॉलेज की जो 315 नंबर है उस तक वो पहुंचने वाले हैं। और जिस तरह के रुझान और परिणाम सामने आ रहे हैं वो भी उनके इस दावे को सही साबित करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो ये अब कहा जा सकता है कि 315 का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और रुझान और परिणाम जो हैं वो भी उसी ओर जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। उन्होंने अपना संबोधन भी कर दिया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने स्पीच के दौरान कही थी, उन्होंने काफ़ी जो कैंपेन के दौरान उनके मुद्दे रहे थे इमिग्रेशन को लेकर के। इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था उनकी कैंपेन का। तो उन्होंने अभी अपने संबोधन के दौरान कहा कि वो अमेरिका की सीमाओं को सील करेंगे, जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसते हैं उनको आने नहीं देंगे, लेकिन जो लोग लीगल तरीके से अमेरिका आना चाहते हैं या अमेरिका में आते हैं वो आ सकते हैं। तो एक काफ़ी ये महत्वपूर्ण बयान है, इसके काफ़ी बड़े मायने हैं, क्योंकि जो लोग भारत जैसे देशों में या दूसरे देशों में रहते हैं, H1B वीज़ा को लेकर के उनके कई तरह के कंसर्न थे। तो कहीं ना कहीं एक जो ये स्पीच है, इस स्पीच से ये साफ हो जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने, उनके जो मुद्दे रहे, महंगाई के मुद्दे रहे, इकोनॉमी के मुद्दे रहे, इमिग्रेशन के मुद्दे हैं, और जो वहाँ पर दूसरे मुद्दे थे वो मुद्दे ज़रूर थे, लेकिन अभी उन्होंने जो बात कही है वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत के लिहाज से अगर हम बात करें, भारत काफ़ी लंबे समय से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, बातचीत और डिप्लोमेसी से हमको मामले सुलझाने चाहिए। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर अपने संबोधन दिया तो उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि युद्ध का हल निकालने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कही कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बात उन्होंने भी कही। तो कहीं न कहीं जो भारत की आवाज़ थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन से मिलते थे या वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलते थे, ईरान के राष्ट्रपति से उनकी जो मुलाकात हुई, और इज़राइल के बेंयामिन नेतन्याहू से वो फ़ोन पर बातचीत करते थे, तो इस बात को बार बार दोहराते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने चाह रहे थे, उन्होंने भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुख था, जो विश्व में जिस तरह का संघर्ष का जो इस समय सिनेरियो बना हुआ है, चाहे हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें या उसके बाद हम पश्चिम एशिया की बात करें या कोरियन जो पेनिनसुला है, कोरियाई प्रायद्वीप, वहाँ जो कुछ चल रहा है, इन सब को लेकर के तरह तरह के जो टकराव चल रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये युद्ध का समय नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा बयान, इसको अमेरिका की जो होम पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह है। डोनाल्ड ट्रंप अब नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उन्होंने अपने लोगों को धन्यवाद दिया इसके लिए। उन्होंने कहा कि एक सुनहरा दौर अब अमेरिका में शुरू होने वाला है, ये अमेरिका की जो होम पॉलिटिक्स है उसके लिए। लेकिन वैश्विक परिदृश्य में हम कहें तो काफ़ी बड़ा बयान उन्होंने दिया है। और कहीं न कहीं जो भारत की आवाज़ थी, भारत के प्रधानमंत्री जो बार बार बोलते रहते थे, उसी को उन्होंने दोहराया भी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, चंद्रशेखर आपके पास आएंगे। प्रोफेसर संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के मायने चाहे वैश्विक परिदृश्य में हो चाहे भारत के परिदृश्य में हो, पहले भारत की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रंप ने इससे पहले भी जब उनका प्रचार था तो कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मेरा दोस्त संबोधित किया। अब जो है, क्योंकि लगातार अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं भारत के, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़े हैं, अब किस तरह से भविष्य देखते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं तो दोनों जैसे भारत की अमेरिका के साथ एक क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हुई है और ये पार्टनरशिप रहे, उसके बाद बाइडेन भी रहे, कंटिन्यू रही है। और मुझे लगता है कि गहराई है रिश्तों की, चाहे वो डिफेंस सिक्योरिटी रिलेशंस हो, चाहे ट्रेड रिलेशंस हो, या जो सिविल न्यूक्लियर डील जिसमें ट्रंप खुलकर भारत का समर्थन करते थे कि भारत को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल होना चाहिए। भारत की जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी ट्रंप पिछले टेन्यूर में काफी कुछ हद तक भारत का समर्थन करते थे। और जो जिस तरीके का एक अंडरस्टैंडिंग, एक रेपो और एक अप्रोचमेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप ने डेवलप किया अपने पिछले कार्यकाल में, तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक अच्छा संकेत है कि भारत और अमेरिका एक स्ट्रांग पार्टनरशिप जो डेवलप की है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन और दो तीन फैक्टर हैं। देखिए, अमेरिका को आप अमेरिका की जो पॉलिसी और ट्रंप का जो इलेक्टोरल एजेंडा था उसके आप संदर्भ में देखते हैं तो उन्होंने, देखिए, कमला हैरिस का हारना दो तीन फैक्टर्स को इंडिकेट करता है। पहली बात कि उनका वाइस प्रेसिडेंट होते हुए बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत स्ट्रांग था और बाइडेन बहुत कुछ हद तक कोई परफॉर्म नहीं कर पाए थे और लास्ट मोमेंट में उनका नॉमिनेशन हटा के कमला हैरिस को आगे किया गया, ये फैक्टर थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना पॉलिसी था, जिसमें अमेरिकन फर्स्ट की मैं बात करूं, तो उन्होंने क्या किया है कि सिस्टम को डाइकोटोमाइज कर दिया, वैल्यूज की बात मत कीजिए, आप गोल्स की बात कीजिए कि कैसे अमेरिकन को जॉब मिलेगी, कैसे अमेरिकन को सिक्योरिटी मिलेगी, कैसे हम माइग्रेशन को रेगुलेट करेंगे, कैसे हम ट्रेड को, जो बहुत ज्यादा चाइना की तरफ एक डिपेंडेंसीज हो गई थी, तो हम कैसे टैरिफ्स बढ़ाएंगे। कई मुद्दों को उन्होंने बहुत स्ट्रांगली, इसको कहेंगे हार्ड कोर मुद्दे ट्रंप ने अपने चुनाव इलेक्टोरल में डेवलप किए। तो जो ये हार्डकोर मुद्दे थे, ये बहुत बड़ा फैक्टर बना कि अमेरिका की जनता ने ट्रंप के साथ खड़े हुए। लेकिन एक बात मैं भारत के संदर्भ में कहूंगा कि देखिए, ट्रंप साफ साफ कहा कि किसी भी तरीके का रेडिकलाइजेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, टेररिज्म, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आईएसआईएस के खिलाफ लड़े, हम आईएसआईएस को खत्म करेंगे। और कहीं पर भी किसी भी तरीके का अगर रेडिकलाइजेशन होता है, धार्मिक उन्माद होता है, तो उसको भी हम खत्म करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट उनका एजेंडा में भी था कि इजराइल और जो ये प्रॉक्सीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो प्रॉक्सीज है जो अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में है, ये इतना लॉन्ग क्यों चल रहा है, इसको क्यों नहीं खत्म किया जाए। तो मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रांग मैसेज ट्रंप देंगे इजराइल के माध्यम से कि किसी भी तरीके का जो एक डिस्कोर्स और पोलराइजेशन दुनिया में क्रिएट किया गया है, वो पोलराइजेशन नहीं होगा और मिडिल ईस्ट की शांति की बात करेंगे। भारत निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, भारत डायलॉग और डिस्कशंस की बात करता है, लॉ अबाइडिंग कंट्री है। तो ट्रंप भी निश्चित रूप से जो भारत के अपने वैल्यूज हैं, जो इथोज हैं, हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल इथोज हैं, उनको उनके साथ सहयोग बैठा के, उनको सहयोग कोऑपरेशन करके, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दुनिया के बारे में जो एक विजन है, जो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें ट्रंप का पूरा सहयोग भारत के साथ रहेगा। वो दूसरे जो हार्डकोर मुद्दे हैं, जिसमें आप इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को ले लीजिए या चाइना फैक्टर्स को ले लीजिए, इसमें जो अमेरिका का जो डीप स्टेट है, वो निश्चित रूप से ट्रंप के साथ कोऑर्डिनेट करके, भारत के साथ सहयोग करके, ये जो हार्ड मुद्दे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उनको में भी सहयोग होगा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि बाइडेन का जो कुछ पॉलिसी था, वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पे दक्षिणी एशिया में अननेसेसरी इंटरफेरेंस बढ़ रहा था, और भारत के हित में भी नहीं था, वो अमेरिका के हित में भी नहीं था, लेकिन अपने पर्सनल और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बांग्लादेश जैसे देश में जिस तरीके का इंटरवेंशन किया, मुझे लगता है कि ट्रंप इसमें एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और भारत के माध्यम से दक्षिणी एशिया और इंडियन ओशन सिक्योरिटी को देखने का प्रयास करेंगे। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। जैसे उन्होंने कहा अमेरिका के लिए सुनहरा मौका है ट्रंप का आना, वैसे ही भारत के लिए भी एक सुनहरा मौका है कि भारत
और अमेरिका, चाहे वो इंडियन ओशन हो, इंडो पैसिफिक रीजन हो, बिल्कुल, साउथ एशिया हो, बिल्कुल या संजय टेररिज्म जी, के खिलाफ उम्मीद लड़ाई हो, जताएंगे, या न्यूक्लियर इश्यूज हो, सब में उम्मीद सहयोग हो। जताएंगे कि ये एक सुनहरा मौका साबित हो। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। चंद्रशेखर जोशी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या बोल रहे हो? आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अपना पहला संबोधन दिया और इसमें उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक जीत बताया है। उन्होंने इस जीत को अभूतपूर्व जीत बताया है। उन्होंने ये ऐतिहासिक सियासी पल बताए जिस वक्त वो संबोधन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अमेरिका के सपनों के लिए, भविष्य के लिए लगातार वो काम करेंगे और जिस तरह से उन्हें जीत हासिल हुई है ये हर अमेरिकी की जीत है। और जीत के लिए उन्होंने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपना पहला धन्यवाद भाषण दिया। ट्रंप ने सभा में मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन की तरह था, अब हम अपने देश को नए तरह से मदद करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम पास्ट में सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़े हैं और आगे भी बढ़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत है जो पहले कभी किसी को नहीं मिली। मुझे फिर से राष्ट्रपति बनाने के लिए सभी का धन्यवाद। मेरे शरीर में जब तक आखिरी सांस है मैं अमेरिका की सेवा करता रहूंगा। ये अमेरिकी लोगों की जीत है। ट्रंप ने एक एक प्रांत का नाम लेकर वहाँ के लोगों का धन्यवाद किया जहाँ से उन्हें जीत मिली। तो अभूतपूर्व जनादेश बताया उन्होंने और अमेरिका के लिए काम करने की बात कही। और हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, लगातार जिस तरह से बात हो रही है, अभी जो हमारे मेहमान जुड़े थे उन्होंने भी बताया कि भारत और अमेरिका के संबंधों में ये केवल अमेरिका के लिए सुनहरा दौर नहीं है बल्कि संबंधों का भी एक सुनहरा दौर साबित होने वाला है। किस तरह से बताएंगे? देखिए, इसको इस तरह से आप समझिए। सबसे पहले तो ये है कि भारत, ये 2024 का भारत है, ये आज से 10-15 साल पहले का भारत नहीं है। भारत काफ़ी मजबूत है। भारत की विश्व में एक मुखर आवाज़ है और भारत, चाहे वो आप इकोनॉमिकली कहिए, सोशली कहिए, ये भारत का जो विश्व में एक स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है। ये भारत ही है जिसके प्रधानमंत्री जाकर के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मिलते हैं, ईरान के राष्ट्रपति से भी वो मिलते हैं, इजराइल से भी भारत के अच्छे संबंध हैं। और ये भारत ही है जो पिछले 6 महीने से लगातार ये बोल रहा है कि ये युद्ध का दौर नहीं है, युद्ध बंद होने चाहिए। ये भारत की आवाज़ थी जिसको इतने बड़े देशों से अभी तक इस तरह का कोई समर्थन मिला नहीं जो आज डोनाल्ड ट्रंप की ओर से समर्थन मिला है। उन्होंने अपने संबोधन में साफ कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है और युद्ध को बंद करना उनकी प्रतिबद्धता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़, आप अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया कश्मीर से, तो ये जो डेमोक्रेट्स की प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं कमला हैरिस, इनकी ओर से बयान आया था। और उसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब भ्रष्टाचार के मामले में, शराब घोटाले के मामले में, और जिसमें भारत की अदालत पूरी कार्रवाई कर रही है, अदालत में उनको ज़मानत नहीं मिली, उनको जेल भेजा गया, तो उसको लेकर भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कमेंट किया गया था। और भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर के, भारत में मानव अधिकारों को लेकर के लगातार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कई सारे बयान इस तरह के आते रहे हैं। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहीं न कहीं जो भारत की स्थिति है, भारत के आंतरिक मसलों पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की जो आदत है वो अब आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच में अभी हमने सुना कि आईसिस के खिलाफ किस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, रेडिकलिज्म के खिलाफ किस तरह से उन्होंने कार्रवाई की, तो ये सारे बदलाव हैं जो बदलाव आने वाले समय में दिखेंगे।
हाँ, ये जरूर ये है उम्मीद कि चंद्रशेखर इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम पूर्व के बयान देखते हैं जब वो पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब जो है भारत के साथ जिस तरह से संबंध थे और जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आए थे अलग अलग घटनाओं पर, तो उसको लेकर भी उम्मीद जताई जा सकती है। बिल्कुल। और भारत का खासकर जो भारत की सामरिक चिंताएं हैं, रणनीतिक चिंताएं हैं, भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है, भारत के पड़ोस में चीन है, उसमें हमने देखा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय में भारत को अच्छा खासा समर्थन मिला था। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी इस तरह का समर्थन दिखाई देगा। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ, क्योंकि जो ट्रंप की कैंपेन है या ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, संरक्षणवाद की आइडियोलॉजी है, अमेरिकी राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है। उसको लेकर के, व्यापार को लेकर के जो हमने एक मोस्ट फेवर्ड नेशन को लेकर के हमने देखा था, मुद्दा बना था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो पिछला दौर था उसमें। लेकिन जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो अंतिम दौर था उस वक्त हमने देखा था कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका और भारत के बीच में बिल्कुल तैयार हो गया था, जो आगे नहीं बढ़ पाया। तो डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो केमिस्ट्री है वो भी काफ़ी अच्छी है। डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, वो केमिस्ट्री तब भी देखने को मिली थी। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, वो केमिस्ट्री तब भी देखने को मिली थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में जब चुनाव हुए थे वहाँ पर अमेरिका में वो गए थे, उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार, ये नारा उनका काफ़ी उस वक्त पे प्रसिद्ध भी हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जितनी अच्छी केमिस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में है, वैसी केमिस्ट्री जो बाइडेन के साथ ज़रूर प्रधानमंत्री के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन कमला हैरिस से जब मुलाकात हुई थी अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की, उस तरह की केमिस्ट्री वहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो स्टैटिक होती है, डायनामिक नहीं होती है कि एकदम से कोई फॉरेन पॉलिसी चेंज कर दी जाए। इतिहास गवाह है कि डेमोक्रेट रहे हों या रिपब्लिकन रहे हों, भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। और भारत आज इतना मजबूत है कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। अमेरिका की कंपनियां भारत में निवेश करती हैं, तो आज की तारीख में भारत की कंपनियां भी अमेरिका में निवेश करती हैं। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पे थे तो उनके साथ भारत के कई सारे उद्योगपति वहाँ पर गए थे, और वो उद्योगपति वहाँ पर अमेरिका के अंदर निवेश करते हैं। तो भारत को जितनी अमेरिका की ज़रूरत है उतनी ही अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। तो ये संबंध आने वाले दिनों में और मजबूत होते जाएंगे। लेकिन इस तरह के जो मामले हैं, जैसे मैंने आर्टिकल 370 का आपको उदाहरण दिया, अरविंद केजरीवाल का आपको उदाहरण दिया, माइनॉरिटी को लेकर के जो बयानात आते हैं और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो बयानात आते हैं, इस तरह के मामले आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में। और जो सामरिक मामले हैं, भारत के पड़ोस में चीन है, भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है, इंडो पैसिफिक को लेकर के भारत की अपनी चिंताएं हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि अमेरिका और भारत के बीच में और अच्छी साझेदारी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, एक अच्छी साझेदारी देखने को मिलेगी। और जब जब भारतवंशियों को संबोधन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो दोस्ती की बात है उसको प्रमुखता पर रखा है। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वैश्विक परिदृश्य की हम बात करते हैं, जैसे कि उनका प्रथम संबोधन, और उन्होंने भी युद्ध को, प्रचार के समय भी उन्होंने कुछ बातें कही थी, जिस तरह से यूक्रेन की बात कही, रूस यूक्रेन की बात कही, या फिर उन्होंने मिडिल ईस्ट की बात कही। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ जो है, जो इस वक्त पूरे विश्व में चुनौतियां चल रही हैं, वैश्विक परिदृश्य में इसका क्या कुछ असर होने वाला है? किस तरह से क्या कुछ आप देखते हैं कि कुछ बदलाव होगा? देखिए, इस वक्त पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर सत्ता में आएगा, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उसके बाद वो एक कॉल करेंगे और युद्ध रुक जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। लेकिन जब से रूस और प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है, उन्होंने कहा है कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड Donald Trump on your historical election victory as you build on the successes of your previous term. I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US comprehensive global and strategic partnership. Together, let's work for the betterment of our people and to promote global peace, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने
कहा है कि ये एक ऐतिहासिक चुनाव था और ऐतिहासिक इसमें जीत हुई है, और जिस तरह से पिछले उनके टर्म में भारत के साथ लगातार जो संबंध हैं वो मजबूत हुए हैं, उसी साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे और उसी साझेदारी को वैश्विक परिदृश्य में भी ये जो साझेदारी है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में मजबूत होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने लोगों के लिए और वैश्विक शांति के लिए, वैश्विक स्थिरता के लिए और वैश्विक समृद्धि के लिए काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है जो, और ये देखिए ये जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री और किस तरह से जो मित्रवत संबंध हैं वो इस फोटो में दिखाई देते हैं, और वही प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट में भी दिखाई देता है, और वही डोनाल्ड ट्रंप के जो विभिन्न संबोधन रहे हैं भारत के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, जिसमें बार बार उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से भारत और अमेरिका लगातार आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरह से जो आगे केमिस्ट्री रहने वाली है और उससे किस तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं। ये जो फोटो हैं और ये जो क्षण हैं ये अपने आप में दिखाते हैं कि किस तरह से जो मित्रता है, किस तरह से जो अंतरंग मित्रता है दोनों ही के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो तस्वीरें हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाली हैं, उन क्षणों को याद किया है और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बधाई दी है और कहा है कि दोनों देश जो है वैश्विक परिदृश्य में स्थिरता के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए लगातार आगे बढ़ेंगे। और ये जो हाथ में हाथ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से जो दोनों के चेहरों पे मुस्कान है इस फोटो में, ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से अमेरिकी जो अगले राष्ट्रपति होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जिस तरह की केमिस्ट्री है, जिस तरह की सद्भावना है, जिस तरह की मित्रता है, वो इन पिक्चर्स में साफ दिखाई देती है, वो संबोधनों में साफ दिखाई देती है, वो एक दूसरे के लिए जब ट्वीट करते हैं तो उसमें साफ दिखाई देती है। और किस तरह से भारत के संबंध अब रहने वाले हैं वो भी साफ तौर पर इसमें दिखाई देता है। गले मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इसके साथ ही उनके साथ हाथ में हाथ लिए तस्वीर, ये दिखाता है प्रगाढ़ता, ये दिखाता है किस तरह के स्नेहपूर्ण संबंध हैं और किस तरह से एक आपसी विश्वास भी है। और यही विश्वास और प्रगाढ़ होगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो तस्वीरें हैं ये साझा की हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है और भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उन्हें और मजबूत करने और वैश्विक परिदृश्य में स्थिरता के लिए, वैश्विक परिदृश्य में शांति के लिए और वैश्विक परिदृश्य में समृद्धि के लिए आगे बढ़ने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि ये जो संबंध है, ये जो जीत है, ये ऐतिहासिक है और भारत और जो अमेरिका के संबंध है और प्रगाढ़ होंगे और वैश्विक परिदृश्य में जो नए मुकाम हैं वो हासिल करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो तस्वीरें भी पोस्ट की हैं जो उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी जो तस्वीरें हैं जिसमें एक सद्भावना, मित्रता, प्रगाढ़ संबंध और एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है, एक केमिस्ट्री दिखाई देती है। और ये केमिस्ट्री दिखाती है खुशी को, ये केमिस्ट्री दिखाती है कि किस तरह से भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं। ये अलग अलग ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर ली गई तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में जो निकटता है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जो प्रगाढ़ता है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और एक दूसरे पर जो विश्वास है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जीत पर और ऐतिहासिक चुनाव के साथ साथ इसे ऐतिहासिक जीत बताया है और अपने साथ ली गई कई ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर जो यादगार तस्वीरें हैं वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट की हैं और इन तस्वीरों का अपने आप में ख़ास महत्व है। इन तस्वीरों के कई मायने हैं। इन तस्वीरों के जो मायने हैं वो इन लिहाज में भी ख़ास हैं कि किस तरह से भारत और अमेरिका में
जो विश्वास है वो और बुलंद होने वाला है। किस तरह से जो आपसी मित्रता है या कई मुद्दों पर लगातार जो साथ चलने वाली बात है, जो पार्टनरशिप है अलग अलग, उनमें मजबूती की, उनमें विश्वास की। और इसी विश्वास को जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं दी हैं, उन्हें बधाई दी है और कहा है कि ये जो जीत है ये अपने आप में कई मायनों में खास है। और इससे पहले ट्रंप ने अपना धन्यवाद भाषण दिया और अपने धन्यवाद भाषण में कहा कि मेरी हर सांस अमेरिका के लिए है। Every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. इमिग्रेशन पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इसे रोकने के लिए देश की सीमाओं को सील कराएंगे। We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हिमालय जैसे विराट व्यक्तित्व के धनी, एक कर्मयोगी जिन्होंने विश्व में मान बढ़ाया भारत का, विकास के अमृत पथ पर लेकर चला देश को, देश के प्रति त्याग और समर्पण का भाव लिए भारत के सम्मान और पहचान के लिए समर्पित 140 करोड़ लोगों के दिलों की आवाज, भारतीय राजनीति के महानायक नरेंद्र मोदी, उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर देखिए हमारी विशेष प्रस्तुति प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, हर शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत और सुनील राउत द्वारा महायुति की महिला उम्मीदवारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे सेना को डर है कि लाडली बहना योजना के कारण महाराष्ट्र की महिलाएं महायुति की ओर जा रही हैं, इसीलिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है। ठाकरे सेना को डर लग रहा है कि लाडली बहन योजना में महाराष्ट्र का महिला वर्ग बड़े प्रमाण में महायुति भाजपा की ओर जा रहा है, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अरविंद सावंत ने चाइना एनसी के खिलाफ उसी प्रकार से वही भाषा में इंपोर्टेड माल। अब संजय राउत के भाई सुनील राउत ने उनके क्षेत्र में जो सुगंधा कारंजे महिला उम्मीदवार है शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की, उसको भी इसी प्रकार से बकरी बलिदान। हमने चुनाव आयोग को भी कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अरविंद सावंत को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने पार्टी के अनुशासन को तोड़ने वाले अपने 37 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से 40 कार्यकर्ताओं और नेताओं को निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने निष्कासित कार्यकर्ताओं के नाम भी जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के अनुरोध के बावजूद नामांकन फॉर्म वापस नहीं लेने के कारण पार्टी की ओर से ये कार्रवाई की गई। इस विक्षण में सावंतवाड़ी से विशाल परब, श्रीगोंडा में सुवर्णा पचपुते,
अकलकोट से सुनील, साकोली विधानसभा क्षेत्र से सोमदत्त करंजकर, धुले ग्रामीण से श्रीकांत करले, सोपान पाटिल, जलगांव शहर से मयूर कापसे और अश्विन सोनवड़े और अकोट से गजानन महाले सहित 40 लोग शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। कोल्हापुर में स्थित है कागल विधानसभा सीट। कागल एनसीपी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन इस बार एनसीपी शरद गुट से अलग होकर 5 बार के विधायक रहे हसन मुशर्रफ अजीत पवार के पाले में चले गए हैं। हसन छठी बार चुनावी मैदान में हैं। हसन मुशर्रफ से बात की है हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। कागल विधानसभा सीट से एनसीपी अजीत पवार गुट से यहाँ के जो उम्मीदवार हसन मुशर्रफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर हम इस बार यहाँ के मुद्दे की बात करें तो क्या हैं यहाँ के प्रमुख मुद्दे? यहाँ के मुद्दे प्रमुख थे लेकिन अब नहीं रहे। मेरे 25 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें अभी मुद्दे नहीं रहे और बहुत अच्छा काम किया है मैंने। सर, एक बात कहा जाता था कि एक समय में आप बहुत खास थे शरद पवार साहब के, तो इस बार आप उनके विपक्ष में खड़े हैं। नहीं, उनको पूछ कर ही हम महायुति को, मैंने और अजीत दादा पवार ने समर्थन दिया था, उनको सब मालूम है। तो साहब कह रहे हैं कि इस बार जो मुंसिफ साहब को पता चलेगा क्योंकि उनको मैंने बहुत अच्छी जगह पे बैठाया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। उनका धोखा नहीं किया, मैंने पूछकर ये सब काम किया है और उनकी तभी उनका समर्थन था हमें, लेकिन वो मुकर गए। अच्छा सर, थोड़ा सा आम जनता के लिए जानना चाहेंगे कि भी आप 25 साल के यहाँ के विधायक रहे हैं, क्या क्या कार्य हुए हैं जो कि जनता जानना चाहेगी? मैंने एक गए साल 5 साल में 7,000 करोड़ की मैंने विकास काम किया है और जो गरीब लोगों की जो योजनाएं हैं, स्कीम्स, उसे बहुत अच्छी तरह से मैंने लागू किया है। घरों घरों में मैंने पहुंचाया है और मेरा संपर्क बहुत ही अच्छा रहा है। इस तीनों मुद्दों पर मैं यहाँ बहुत मतों से मैं जीत कर आऊँगा। यहाँ की जो उद्योग है, इंडस्ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि फेमस है, चप्पल उद्योग यहाँ का फेमस है, पूरी भारत में मशहूर है, इसके बारे में आप क्या कहें? यहाँ जो है जो कैशू का इंडस्ट्री बहुत है यहाँ का। अभी MIDC थी, अभी MIDC चालू हुई है। बहुत यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएंगी, मुझे लगता है बहुत रोजगार अभी यहाँ बच्चों को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कागल विधानसभा के एनसीपी अजीत पवार गुट के प्रत्याशी हसन मुशर्रफ, जिन्होंने बताया कि बीते 25 साल में उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी कार्य किया है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डेरी न्यूज, कागल। पश्चिम बंगाल में प्रेस की स्वतंत्रता का ढोल पीटने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में पुलिस ने पत्रकारिता को बेड़ियों में जकड़न की कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। काली पूजा की रात लेक टाउन में मूर्ति तोड़ने की खबर की घटना को कवर करने पर 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आज पुलिस द्वारा उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल मंगलवार शाम को लेक टाउन इलाके में स्थित एक स्वतंत्र खबर एजेंसी के माध्यम से ऑफिस से 2 पत्रकारों आकाश विश्वास और अनन्य गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेक टाउन थाने की पुलिस ने दोनों पत्रकारों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(2), 299 और 302 के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे पत्रकारों के लिए आने वाले समय में सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए खबर को कवर करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से समाज में जिम्मेदारी से पत्रकारिता करना और जनता तक सत्य पहुंचाना कठिन होता जा रहा है। वहीं पत्रकारों की गिरफ्तारी को केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। इस मामले पर साथ ही उन्होंने पत्रकारों की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र के लिए झूठे आंसू बहाने वाले लोग आज लोकतंत्र की बखिया उधेड़ रहे हैं। जिस तरीके से आपने एक न्यूज पोर्टल के 2 रिपोर्टर को गिरफ्तार करवाया, डराने की कोशिश की कि कोई सत्य को सामने ना लाए, कोई ट्रूथ को सामने ना लाए, ये डेमोक्रेसी को गला घोट के मारने की आपकी प्रयास है। और मैं बताता हूं कि ममता बनर्जी जितनी भी प्रयास कर ले, अपनी वोट बैंक की ये कम्युनल अप्रोच, कम्युनल उनकी जो माइंडसेट है, इसको छुपाने के लिए बंगाल की जनता जान चुकी है कि ममता बनर्जी बंगाल को, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने में तुली हुई है।
बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पत्रकारों की गिरफ्तारी को फ्री प्रेस की आवाज़ को दबाने वाला बताया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि काली पूजा पंडाल की सुरक्षा और मां काली की मूर्ति के अपमान के मामले में विफल रही ममता सरकार में पुलिस ने पत्रकार अनन्यो गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा लगता है उसकी गलती यही है कि वो सच को कवर कर रहा था। उन्होंने कहा कि माध्यम एक पश्चिम बंगाल आधारित समाचार पोर्टल है जो पश्चिम बंगाल में वर्तमान स्थिति पर समाचार विचार और परिप्रेक्ष्य को कवर करता है। हाल ही में पोर्टल ने कोलकाता के दक्षिणदारी इलाके में काली पूजा पंडाल में हुई बर्बरता को कवर करते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो को काफ़ी संख्या में व्यूज़ मिले और ये वायरल हो रहा था, जिसके बाद बंगाल पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। आज खरना की रस्म निभाई जाएगी। खरना का अर्थ है शुद्धता। सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ्य देने के बाद श्रद्धालु प्रसाद के रूप में खीर और रोटी ग्रहण करेंगे। इसके बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन छठी मैया का आगमन होता है। शुक्रवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पर्व का समापन होगा। छठ पूजा में उगते और ढलते सूरज को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। बिहार में छठ पूजा के महापर्व को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राज्य के कई हिस्सों में इस अनुष्ठान को न के नाम से भी जाना जाता है। छठ घाटों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। घाटों पर साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पटना में गंगा नदी के किनारे 100 से अधिक घाट बनाए गए हैं। छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच दूरदर्शन संवाददाता दुर्गा ने लोक गायिका मालिनी अवस्थी से बातचीत की। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने छठ पर्व और छठ गीतों को एक दूसरे का पूरक बताया। सूर्य उपासना का पर्व एक पर्व जो प्रकृति को आभार जताता है, एक पर्व जो हमारे घर आंगन में पुरखिनों ने सींचा, घाटों से आगे बढ़ा और आज वो ग्लोबल रूप ले चुका है। छठ पर्व की ये जो छटा है ये और मनोहारी हो जाती है जब इसमें मिलता है लोकगीतों का रस। इसमें श्री वृद्धि करने के लिए मालिनी अवस्थी जी से बड़ा नाम, बेहतर नाम और कोई नहीं हो सकता। और आज हमारे साथ हैं यहाँ पर पद्म श्री से अलंकृत लोक गायिका एवं उप शास्त्रीय गायिका मालिनी अवस्थी जी। ये इतनी सुंदर परंपरा है, मुझे लगता है भारत की मूल परंपरा है। और जो सबसे बड़ी दूसरी बात है कि भारत की जो बुनियाद है वो एक परिवार में है। छठ एक ऐसा महापर्व है जिसमें गीत और पर्व एक साथ चलते हैं। छठ के गीतों के बिना पर्व नहीं है, क्योंकि उन सारे गीतों में आप यदि देखें तो प्रतिदिन का जो नियम है वो भी गीतों में है। एक गीत भी बिल्कुल हरि काच ही पास के बागंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अरे काच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अरे होई ना बलम जी कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। अरे बाट जे पूछेला रे बटोहिया बहंगी के करा के जाए। राम में कोई पूछे भी ये बहंगी जा कहाँ रही है? अरे तुहरी जे बानी छठी मैया बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। अरे काच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। हर किसी के परिवार में खुशहाली आए, समृद्धि आए और इसी कामना के साथ दूरदर्शन की पूरी टीम आपको छठ पर्व की शुभकामनाएं देती हैं। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता और अविनाश के साथ दुर्गा शर्मा, डीडी न्यूज़, उत्तर प्रदेश।
और दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया है। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई दिखाई दी। वजीरपुर में AQI 421 और मुंडका में AQI 419 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। बवाना के इलाके में AQI 412 दर्ज किया गया है और जहांगीरपुरी और अशोक विहार में AQI 398 दर्ज किया गया है। रोहिणी में AQI 395 दर्ज किया गया है और जिससे इस AQI से श्वास संबंधी गंभीर बीमारी होने की आशंका बनी हुई है। जिस स्तर पर यह दर्ज किया जा रहा है, आपको बता दें कि सामान्य वायु की जो गुणवत्ता है उससे कहीं ज़्यादा ये AQI दर्ज किया गया है। तो दिल्ली की हवा बेहद ख़राब हो गई है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर जो है वो छठ पूजा पर भी पड़ चुका है। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा नहीं हो सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए यमुना नदी के तट पर पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट में दायर याचिका में यमुना नदी में छठ पूजा की इजाजत की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने यमुना तट पर छठ पूजा पर बैन लगाया हुआ है। इसके खिलाफ पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान नाम के संगठन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि छठ पूजा स्वच्छता का उत्सव है। इस बार हमें सिर्फ घाट की सफाई की इजाजत दीजिए ताकि अगले साल हम वहां छठ पूजा कर सकें। हाईकोर्ट ने कहा कि आप यमुना तट की सफाई के लिए अलग से अर्जी दाखिल कीजिए, हम आपको सुनेंगे, लेकिन इस याचिका पर हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम एन वक्त पर कोई आदेश नहीं दे सकते। रातों रात यमुना साफ नहीं हो सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है, अगर लोग उसमें घुसकर पूजा करेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। अदालत ने नाम लिए बिना कहा कि बीते दिनों एक व्यक्ति ने यमुना में डुबकी लगाई थी जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बढ़ते प्रदूषण के विरोध स्वरूप दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अमरेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा कोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि वो याचिकाकर्ता की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं और जो बात वो कह रहे हैं उसके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। उसकी वजह यह है, कोर्ट ने कहा कि अगर हम आपको अनुमति दे देते हैं तो ये खुद आपके लिए ही नुकसानदायक साबित होगा। यमुना का पानी इस वक्त इतना प्रदूषित है कि अगर कोई भी उसके भीतर जाता है तो उसका बीमार होना निश्चित है। यही कारण है कि हाईकोर्ट ने किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया। दूसरी बात कोर्ट ने यह कही कि आप एकदम 11th आवर पे, यानी कि अब त्योहार सर पे है, बिल्कुल शुरू हो चुका है और तब आप चाहते हैं कि हाईकोर्ट इसमें दखल दे। रमा, जहां तक इस पर पाबंदी की बात है तो ये रोक जो यमुना में पानी में जाने की या उसके तट पर पूजा करने की जो रोक है वो कोविड के समय से ही चल रही है। दिल्ली सरकार ने कोविड के दौरान ये आदेश निकाला था, हालांकि उस वक्त उस आदेश की मंशा दूसरी थी, उस वक्त संक्रमण रोकने की थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि पॉल्यूशन के चलते उसी आदेश को बरकरार रखना पड़ रहा है। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये वाकई गंभीर विषय है, लेकिन ये एक दिन का विषय नहीं है कि हम रातों रात यमुना की सफाई हो जाए। किसी को भी अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो खुद उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि 1000 स्पॉट्स बनाए गए हैं दिल्ली सरकार की ओर से, जो जानकारी दी गई है अलग अलग, वहां पर जाकर के आप पूजा करें। भविष्य की जो आपकी जो प्रस्ताव है आपके कि आप खुद उसको साफ करेंगे, सफाई करेंगे ताकि अगले साल छठ मनाई जा सके इन तटों पर, वो सब बाद का विषय है। उसके लिए अलग से याचिका दायर कर सुनवाई हो। और कोर्ट ने इस बीच में नाराजगी भी जताई इस बात को लेकर के कि पूरी दिल्ली का कई इलाकों का अनट्रीटेड सीवेज नदी में गिर रहा है, उसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से। यही वजह है कि इतनी बुरी स्थिति में ये नदी पहुंच चुकी है कि वहां का पानी लोगों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बिल्कुल, प्रदूषण पर और यमुना की स्थिति पर कोर्ट पहले भी कई बार नाराजगी जता चुका है। अमरेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट का ये फैसला है, ये जो स्वाभाविक ही था और लग भी रहा था कि इस तरह से होगा, जिस तरह से यमुना में प्रदूषण था, लगातार जो है इसकी बात उठाई भी जा रही थी, लेकिन दिल्ली सरकार इसको साफ करने में नाकाम रही।
रमा, ये बिल्कुल साफ तौर पर पहले से अंदेशा जताया जा रहा था कि लगभग यही स्थिति होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से देखें तो यमुना लगातार प्रदूषित हो रही है और उसका जल जो है डूबने मतलब यानी कि नहाने और आचमन करने के लायक नहीं। और जो परंपरा है कि छठ के दौरान जो महाव्रती हैं वो ये डूबते और उगते सूर्य का अर्घ करते हुए यमुना में स्नान करते हैं और आचमन लेते हैं। ऐसे में जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एक गंभीर फैसला है और ये सवाल उठाता है कि वास्तव में दिल्ली सरकार ने किस तरह के काम किए। पहले मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। मैं इस समय दिल्ली के कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर खड़ा हूं और इस वक्त की जो तस्वीर है, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसला आने के तुरंत बाद की जो तस्वीर है, देखिए मेरे पीछे पूरा आपको जो है सफेद एक अमोनियम की लेयर दिखाई देगी। बाकायदा जो दिल्ली जल बोर्ड है वो अभी भी सफाई में जुटा हुआ है। बाकायदा जो है जल का पानी को आगे जाके रोका जा रहा है और सफेद सिल्ट चादर है। और इसके बाद भी आप देखेंगे लेफ्ट साइड में भी पूरी यमुना जो है पॉल्यूटेड है। कैमरामैन मॉन्टी मूव करेंगे उस तस्वीर को, देखिए एक कितनी गंभीर और बेहद गंभीर तस्वीर आपको दिखेगी। एक बड़ी जो लेयर है, जो पानी का जो बहाव है सफेद सिल्ट की तरह आपको देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन वर्तमान की जो तस्वीर है वो यही है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी मुद्दों को सवाल उठाया कि एक दिन में यमुना पॉल्यूटेड नहीं होगी। लेकिन रमा, एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर वजह क्या रही। देखिए मेरे साथ निशा अग्रवाल जी हैं जो पर्यावरणविद हैं और खाद्य मामलों की जानकार। उनके पास एक महत्वपूर्ण डेटा है। निशा जी, जो डेटा है आपके पास वो डेटा क्या है, किसका डेटा है और इसमें क्या कहा गया है? मेरे पास दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट है जिससे तो यही पता चलता है कि जो दिल्ली में यमुना रिवर का जो पोल्यूशन है वो बाहर से पीछे से नहीं आ रहा है, वो दिल्ली में ही बढ़ रहा है। जिसके हिसाब से जब यमुना नदी पाला में एंटर करती है तो उसका पोल्यूशन लेवल उस स्तर तक का नहीं है, ना पीएच लेवल उतना है। पीएच सिर्फ न्यूट्रल पीएच है 7.32, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते जब वजीराबाद, आईएसबीटी ब्रिज, आईटीओ ब्रिज, निजामुद्दीन ब्रिज, ओखला बैरेज जैसी जगहों को जब ये यमुना नदी क्रॉस करती है तो यह पीएच लेवल धीरे धीरे एसिडिक रेंज में होता जा रहा है, मतलब वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है। इसी तरह से सीओडी एंड बीओडी लेवल्स जो कि कम होने चाहिए 3 mg पर लीटर या उससे कम होने चाहिए, वो भी 1.3 से बढ़ते बढ़ते 54 तक की रेंज में पहुंच रहा है। इससे यह पता चलता है कि इन सब जगहों पर धीरे धीरे पॉल्यूशन ऐड किया जा रहा है यमुना नदी के अंदर। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल जो 5 mg पर लीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए, वह पाला में तो 9.6 mg पर लीटर था, बट जैसे जैसे वह आगरा कांट ओखला बैरेज तक गया तो वो नील हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब अब इस पानी में कोई ऑक्सीजन बचा ही नहीं, तो कोई भी फिश या वो कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। देखिए रमा, ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की एक रिपोर्ट है जो 7 मार्च 2024 की है, लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि यमुना जब दिल्ली में प्रवेश कर रही है तो उसका जल जो है स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन जैसे ही वो पाला से वजीराबाद आती है यमुना पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाती है। इसके बाद जब वो आईएसबीटी का रुख करती है, आईटीओ ब्रिज जाती है, निजामुद्दीन ब्रिज और जाके ओखला ब्रिज पे जो इसका पॉल्यूशन लेवल है बहुत हाई हो जाता है। और उसके बाद जो है जो ये रिवर जो यमुना है आगरा कैनाल की ओर ओखला ब्रिज होते हुए आगे निकलती है। और ये वही ब्रिज है जिसकी बात कर रही है निशा जी। और जो एक कंट्रोल जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का जो रिपोर्ट है वो लेटेस्ट रिपोर्ट है और ये वेबसाइट पे भी है। तो काफी गंभीर स्थिति अमरेंद्र दिखाई देती है, कहीं ना कहीं काफी गंभीर स्थिति दिखाई देती है। विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, चाहे प्रदूषण की बात हो, चाहे यमुना की स्थिति की बात हो, हाईकोर्ट जो है पहले भी कई बार जो है फटकार लगा चुका है, कई बार सवाल पूछ चुका है। इस बार भी क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? और जो दिल्ली सरकार की जो रिप्लाई आती है उसमें कहीं ना कहीं उसके प्रयासों को जो हाईकोर्ट का फैसला है वो झटका देते हुए दिखाई देता है। देखिए, आज तो हाईकोर्ट ने किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन ये कहा जरूर कोर्ट ने कि ये सारा खेल वोटों की राजनीति का है। यही वजह है कोर्ट ने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर इलीगल कॉलोनीज यमुना के जो रिवर बेड है वहां पर बसाई गई हैं और अभी भी 240-41 झुग्गियां वहां पर हैं जिनको नहीं हटाया गया है। वजह राजनीति, यहां तक कोर्ट ने कमेंट किया और ये कहा कि इसको लेकर के आप लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं अलग अलग पार्टीज, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको लेकर एक ठोस नीति की जरूरत है। ओवरनाइट कोर्ट के दखल से नदी को साफ नहीं किया जा सकता, ये लगातार कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा
और इस बीच में ये भी कोर्ट ने कहा कि सबको पता है, ये जानकारी सबको है कि किस तरह से कई जगहों पर बिना ट्रीटमेंट के सीधे नाले यमुना में गिर रहे हैं। इनको रोकने के लिए चाहे वो नगर निगम के स्तर पर कार्रवाई की जरूरत हो, चाहे वो राज्य सरकार के स्तर पर कार्रवाई की जरूरत हो, वो कार्रवाई कहाँ हुई है, इस तरह की टिप्पणियां कोर्ट ने की। हालांकि कोई डायरेक्शन आज कोर्ट ने इसको लेकर के जारी नहीं की कि दिल्ली सरकार आने वाले दिनों में कैसे करेगी। टिप्पणियां ही अपने आप में बताती है विकास कि कहीं ना कहीं जो काम नहीं हुआ है उस पर कोर्ट की सख्ती है, कोर्ट की नाराजगी है। ये टिप्पणियां ही अपने आप में काफ़ी हैं। अमरेंद्र से भी इस पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमरेंद्र, जब दिल्ली सरकार से बात होती है, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे या जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जब भी बात होती है वो जो साथ में लगती हुई स्टेट्स हैं, नदी के लिए भी, पॉल्यूशन के लिए भी उनको जिम्मेदार ठहराती हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं जो पंजाब का नाम है उसको स्किप कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो यूपी का नाम लेते हैं या फिर और जो बीजेपी शासित स्टेट्स हैं उनका नाम लेते हैं। अब जिस तरह से कोर्ट ने भी कहा कि वहाँ पर जो कॉलोनी है या जो फिर यमुना के अंदर जो नाले सीधे गिरते हैं वो पूरा काम नगर निगम के अंदर या फिर राज्य सरकार के अंदर जो है वो आता है, वहाँ पर क्यों नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो पोल है वो खुलती हुई इसमें दिखाई देती है कि इसके लिए जो गंभीर प्रयास है वो नहीं किया गया। रमा, निश्चित तौर पे ये गंभीर प्रयास कभी भी दिल्ली सरकार ने नहीं किए हैं और साफ तौर पर चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात को मैं कोट करना चाहूंगा, जो उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि 2025 तक जो है पवित्र पावनी यमुना इतनी स्वच्छ हो जाएगी कि उसमें लोग डुबकियां लगाएंगे। लेकिन देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आज अपना फैसला दिया उसमें दो अहम बातें कही, जहां एक और दिल्ली सरकार को पूरी तरह से लतेड़ा है, पूरी तरह से फटकार लगाई और कहा है इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी होगी। उन्होंने एक अहम बात और कही, उन्होंने कोट किया कि पिछले दिनों जो है एक व्यक्ति जो है यमुना में गए और वो उन्होंने स्नान किया और उसके बाद वो आईसीयू में भर्ती हुए और डीडी न्यूज ने उस खबर को सबसे पहले प्रमुखता से दिखाया कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे कैमरे के सामने यमुना में उतरते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद वो राम मनोहर लोहिया में भर्ती होते हैं और उनको जो है इचिंग की शिकायत होती है और ये बताता है कि यमुना कितना पॉल्यूटेड है। और जो निशा जी अभी चर्चा कर रही थी, निशा जी के पास एक रिपोर्ट और है जिसका मैं एक सेकंड में उसका अभी वर्णन करना चाहूंगा। निशा जी ने जो रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले 10 सालों से जो डेटा है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का, निशा जी 10 सालों से 16 से लेके और 24 तक लगातार दिल्ली नंबर 1 पॉल्यूशन पे रहा यमुना में। वो क्या रिपोर्ट है वो बताएं। ये वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ही वो रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि 2016 से लेकर 2000 पॉल्यूटेड स्ट्रेच एरिया में आती है। वो उसकी प्रायोरिटी लेवल 1 है और वो तब भी 1 था और आज भी वो 1 ही है। इसका मतलब दिल्ली का पोल्यूशन यमुना रिवर का कम नहीं हुआ है, बड़ा ही है। यानी कि रमा, जो आपने सवाल किया उसका 16 से भी बात करें तो 16 से 24 तक दिल्ली सरकार के जो कार्रवाई थी, दिल्ली सरकार की जो नीतियां थी यमुना को स्वच्छ करने के लिए बिल्कुल शून्य नजर आती हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हो, वर्तमान मुख्यमंत्री हो, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हो, लगातार यूपी और हरियाणा की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अपना बचाव दिखता है। लेकिन दिल्ली की जनता सब जानती है और लगातार दिल्ली की राजधानी दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली सरकार से सवाल कर रही है कि इस पवित्र पावनी यमुना को स्वच्छ करने के वादे किए थे, कस्में खाई थी, वो कस्में कहाँ गई। और आस्था के इस महापर्व पे अगर आपने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, हमें इस यमुना में आचमन करने से रोका है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये साफ तौर पर दिल्ली की जनता पूछ रही, जिसका जवाब भविष्य में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को देना होगा। रमा, बिल्कुल कई बड़े सवाल हैं और जिस तरह से आपने रिपोर्ट भी दिखाई है कि जब पानी वहाँ से आता है तो ऑक्सीजन लेवल उसमें क्या होता है और कहाँ पर आकर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं जो काम करने में खामी है, प्रयासों में खामी है, वो दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आपका अमरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और विकास आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।